के इस लेक्चर में चलेगा प्रकाश के अपवर्तन के नियम। और पिछले मैंने क्लास में बताया था प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, उसकी डिफिनीशन। और इस क्लास में हम लोग बताएंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो देखिए इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम जरा समझते हैं। ये देखिए ये किरण आ रही है और इस कांच के बॉक्स पर आपतित हो रही है और यहाँ पर ये हमारा क्या है, अभिलंब है। बात ना करो तुम लोग, ये अभिलंब है। अभिलंब कहाँ पर होता है, पृष्ठ के लंबवत। और इस तरीके से सीधी किरण ना जाके ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो कोण होता है ये I होगा और ये वाला कोण होगा R। ठीक है। तो प्रकाश का अपवर्तन का पहला नियम जो है, प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम है हमारा, ये है आपतित किरण। ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है और ये क्या है, अभिलंब। तो हम कहेंगे कि फर्स्ट रूल में आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये देख रहे हैं, चाहे आपतित किरण हो, चाहे अपवर्तित किरण हो, चाहे अभिलंब हो, ये तीनों कहाँ पर हैं, एक बिंदु पर है जिसका नाम है आपतन बिंदु। आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसे हम आपतन बिंदु कहेंगे। जैसे कोई कांच का बॉक्स है और इस बॉक्स के सभी पृष्ठ पर एक आपतन बिंदु होगा और आपतन बिंदु वही होगा जहाँ पर किरणें आपतित होंगी। अगर किरण यहाँ पर आपतित हो गई तो यहाँ पर आपतन बिंदु होगा, अगर किरण यहाँ पर आपतित हो गई तो यहाँ पर आपतन बिंदु होगा, यहाँ पर हो गई तो यहाँ पर आपतन बिंदु होगा। जिस पॉइंट पर किरण आपतित होती है उसी पॉइंट पर क्या होता है, आपतन बिंदु, और उसी पृष्ठ के लंबवत क्या होता है, अभिलंब हो जाता है। तो हम मान लेते हैं कि ये किरण यहाँ पर आपतित हो रही, यहाँ पे आपतन बिंदु हो गया और यहीं से हमने क्या खींच दिया, एक नॉर्मल खींच दिया, एक अभिलंब खींच दिया। तो आगे बढ़ते हैं। पहला नियम मैंने क्या बताया, फिर समझिएगा। फर्स्ट रूल में मैंने बताया कि आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। अब देखिए दूसरा नियम है, किन्हीं दो माध्यम है कि नहीं है, यहाँ पे एक वायु है दूसरा कांच है। किन्हीं दो माध्यमों तथा किन्हीं निश्चित रंग या तरंगदैर्ध्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जा, इसका नाम है आपतन कोण, इसका नाम है अपवर्तन कोण। तो हम कहेंगे आपतन कोण की जा। अच्छा, दूसरा नियम किसने दिया था, स्नेल ने। किसने दिया था भाई, स्नेल ने। स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, ठीक है। दूसरा नियम किसने दिया, स्नेल। स्नेल ने क्या कहा, जरा ध्यान दीजिएगा। स्नेल ने कहा कि किन्हीं दो माध्यमों तथा किसी निश्चित रंग या तरंगदैर्ध्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जा माने क्या होता है, साइन। आपतन कोण की जा एवं अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक नियतांक होता। एक नियतांक मतलब कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। और ये कांस्टेंट वैल्यू क्या देता है हमारे पास,
ये कांस्टेंट वैल्यू देता है, एक अपवर्तनांक देता है। ठीक है, अपवर्तनांक का मतलब है कि जब किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसकी वैल्यू जरूर बदल जाएगी। देखिए जो प्रकाश होता है ना, LIGST, इसमें कुल 8 गुण होते हैं। कितने गुण? 8 गुण। कौन कौन से गुण होते हैं भाई? देखिए, चाल, तरंगदैर्घ्य, चाल तरंगदैर्घ्य, चाल तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, रंग, आयाम, ऊर्जा, तीव्रता, कला। प्रकाश के अंदर कितने गुण होते हैं? 8 है। अगर प्रकाश को किसी शीशे पर डालोगे, दर्पण पर डालोगे, तो 4 गुण बदलते हैं, 4 गुण नहीं बदलते। लेकिन अगर प्रकाश को किसी कांच पर डाल देते हैं तो 6 गुण बदल जाते हैं, 2 गुण नहीं बदलते। फिर समझिएगा, ये पॉलिटेक्निक IERT में आता है, एंट्रेंस एग्जाम में, या क्लास 10th में, ऑप्शनल में कभी कभार पूछ लेता है। ठीक है, पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन की घटना में बदलता है, तो बदलता कौन है? चाल, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, रंग। ये 4 नहीं बदलते। चाल, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, रंग। चाल, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, रंग किसके घटना में? परावर्तन की घटना में। ये कौन सी घटना है? अपवर्तन। अपवर्तन पारदर्शी पृष्ठ में घटता है, अब परावर्तन की घटना चमकदार पृष्ठ में। दर्पण कौन सा पृष्ठ है? चमकदार, जिसमें हम अपना शकल देखते हैं जिस आईने में, वो क्या है? परावर्तक पृष्ठ। क्योंकि हम जब भी किसी दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो दर्पण में हमारा चित्र बन जाता है, हमारे ही चित्र को क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो वो क्या है? परावर्तन की घटना बताता है, जो हमारे खुद चित्र को क्या करे? दिखा दे, उसे हम क्या कहेंगे? परावर्तन। टार्च मारते हो दर्पण पे और दर्पण से प्रकाश फिर निकलता है बाहर, वो कौन सी घटना है? परावर्तन की घटना। और टार्च मारो फिर वापस ना आए, उस पार निकल जाए, अपवर्तन की घटना होगी। तो परावर्तन की घटना में अगर आप शीशे पर प्रकाश मारेंगे, किसी चमकदार पृष्ठ पर मारेंगे, तो 4 गुण बदलेंगे, 4 गुण नहीं बदलेंगे। कौन कौन नहीं बदलेंगे? जैसे ये हमारे पास दर्पण है, ये समतल दर्पण है, ये प्रकाश की किरण आई और ये चली गई, ठीक है, ये आई और ये चली गई, ये आई है, ये R है। अब इसमें कुल कितने गुण हैं? 8 गुण तो यहाँ तक थे, कोई बदलाव नहीं, और जैसे यहाँ पर पड़ा तो उसमें से 4 गुण क्या हो गया? बदल गया। ठीक है, जैसे हम किसी भूसे वाले घर में जाएं, खूब बढ़िया एकदम कपड़ा वपड़ा बढ़िया बारात वाला पहन के, अब भूसे वाले घर में अचानक घुसे और कई बार फिर बाहर वह कैती से निकले दूसरे तरफ से, जाला उला खूब लगा हो, तो हमारे कौन कौन से गुण बदल जाएंगे? जो बारात वाला गुण था वो लेबर वाला गुण हो जाएगा, लेकिन हमारे नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। जो भौकाली वाला गुण तो गड़बड़ हो गया, लेकिन नाम हमारा अगर सोनू है तो सोनू ही रहेगा। वैसे ये प्रकाश की किरण यहाँ पे 4 ठो आई और 4 गुण एक का हो गया? बदल गया। अच्छा, कौन कौन नहीं बदला? चाल, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, रंग, ये नहीं बदलेगा। कौन कौन बदलेगा? आयाम, ऊर्जा, तीव्रता, कला। गुण 8 हैं, लेकिन ये 4 नहीं बदलते, ये 4 बदल जाते हैं। इसमें आएंगे 8 गुण, यहाँ तक पढ़ेंगे, और जब ये वाली किरण होगी तो ये चाल, जो चाल इसकी होगी वही चाल इसकी होगी,
जो तरंग दैर्ध्य इसकी होगी वही तरंग दैर्ध्य इसकी होगी। आवृत्ति इन दोनों का रंग समान होगा, लेकिन एकर आयाम अलग है, इसका अलग है। इसकी ऊर्जा अलग है, इसकी ऊर्जा अलग है। इसकी तीव्रता अलग है, इसकी तीव्रता अलग है, क्योंकि ये चार बदल जा रहे हैं। किस घटना में? प्रकाश के परावर्तन की घटना में चमकदार पृष्ठों पर पड़ेगा तो ये चार गुण बदल जाएंगे। अब बात आती है अपवर्तन की घटना में क्या होता है। तो देखो, ये अपवर्तन की घटना में कहता है कि हमारे केवल 2 गुण बदलते हैं बस। सॉरी, 2 गुण नहीं बदलते, बाकी 6 गुण क्या होते हैं? बदल जाते हैं। चाल, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, रंग, आयाम, ऊर्जा, तीव्रता, कला में केवल ये 2 गुण नहीं बदलते हैं, आवृत्ति और रंग। सारी चीजें बदल जाएंगी, 6 चीजें। वायु में कुछ होगी चाल प्रकाश की, और जल के अंदर कुछ होगी, कांच के अंदर कुछ होगी। भाई हम धूप में खड़े हैं तो हमें धूप ज़्यादा लग रही है, चलो हम गंगा जी के अंदर घुस गए, अब धूप का जो लगे नहीं लगेगी ना, क्योंकि प्रकाश की चाल क्या हो गई? कम हो गई। प्रकाश, पानी में भी तो प्रकाश का अपवर्तन होगा ना, क्योंकि पानी क्या है? पारदर्शी है। तो उसमें भी अपवर्तन की घटना घटेगी, तो उसमें भी प्रकाश की चाल क्या होगी? बदल जाएगी। इसलिए धूप में खड़े थे तो धूप लग रहा था, चलो भाई एक बार नदी में डुबकी लगा लेते हैं, तो जैसे नदी में गया सब ठंडा ठंडा हो गया। तो कहने का मतलब जो प्रकाश की चाल हो वो क्या हो गई? धीमी हो गई, तीव्रता कमजोर हो गई। और क्या क्या नहीं बदलेगा? आवृत्ति और रंग। याद रखिएगा, ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दिमाग में एकदम रखिएगा हमेशा, किसी चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं। अब देखिए, हम बात कर रहे थे स्नेल के नियम में। तो स्नेल ने कहा कि किन्हीं 2 माध्यमों, दूसरा नियम किसने दिया था? स्नेल ने। किन्हीं 2 माध्यमों तथा किन्हीं निश्चित रंग या तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जा एवं अपवर्तन कोण की जा का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, और ये कांस्टेंट वैल्यू हटेगी, क्या मिलेगा? यन। यन क्या है? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है? जब किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपवर्तन की घटना घटती है, और अपवर्तन की घटना के पश्चात एक अपवर्तनांक मिलता है। क्या मिलता है? अपवर्तनांक, है ना। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम बारात में जाते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है भाई? रसगुल्ला, पूड़ी, जिसमें ढेर सारे आइटम मिलते हैं। वैसे ही अपवर्तन की घटना में क्या मिलेगा? अपवर्तनांक मिलेगा, एक वैल्यू मिलेगी, एक मान मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये हो गया हमारा sin I बटे sin R बराबर n। अब जरा ये सोचो कि हम एक माध्यम से किस में जा रहे हैं? दूसरे में। एक तो उत्क्रमणीयता का सिद्धांत होता है, जैसे हर आदमी के एक सिद्धांत है, ऐसे प्रकाश में एक होता है उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। उत्क्रमणीयता का मतलब साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी। रिवर्स का मतलब फॉरवर्ड भी होता है, बैकवर्ड भी होता है। 1 स्टेप फॉरवर्ड एंड 2 स्टेप बैकवर्ड। आगे का भी रिएक्शन होगा, पाछे का भी। केमिस्ट्री में कुछ रिएक्शन ऐसे होंगे जो केवल फॉरवर्ड होते हैं, बैकवर्ड नहीं होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जैसे H2 प्लस I2 साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी 2HI। अगर H2 और I2 को तोड़ोगे तो बनेगा 2HI, और 2HI तोड़ोगे तो बनेगा H2I2। इसमें यहाँ देखो फॉरवर्ड भी रिएक्शन है, बैकवर्ड भी, यानी ये टूटेगा तो ये बनेगा, ये टूटेगा ये बन जाएगा। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जो कि केवल एक ही बनेंगे, केवल फॉरवर्ड होगा, इधर वापस नहीं आएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जिसमें ये वाला चिन्ह लगा रहेगा वो क्या है? केवल फॉरवर्ड है। देखो,
जिस रिएक्शन में केवल ये चिन्ह लगा रहेगा वो फॉरवर्ड है, और जिसमें इस तरीके से ऐसे लगा रहेगा वो फॉरवर्ड भी होता है और बैकवर्ड भी। ठीक है ना, इसमें दोनों घटनाएं होती हैं। अब देखो यहाँ पे हमारी किरण किस माध्यम से जा रही है, पहले से दूसरे में, पहले से दूसरे में। तो यहाँ देखो साइन आई बटे साइन आर, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इसका मतलब है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अच्छा, हमने इसमें क्या लिया था, एयर लिया था, और इसमें क्या लिया था, ग्लास। तो अगर हम कहें कि एक के स्थान पर क्या लिख दें, एक के स्थान पर लिख दें एयर, ए एन जी, तो यहाँ पर क्या होगा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। यानी वायु से किरण कहाँ जा रही है, कांच में, ग्लास में, तो किसके सापेक्ष है, वायु किसके सापेक्ष है, कांच। यहाँ पर आप हमारे सापेक्ष हैं, हम आपके सापेक्ष हैं। वैसे ही ये वायु कांच के सापेक्ष है, क्योंकि कांच किस में रखा है, वायु में। कांच किस में रखा है, और वायु किस में है, कांच में। तो Ang बराबर GNA, GNA बराबर Ang। आगे देखिए उत्क्रमणिता का सिद्धांत बताएंगे तो उसमें से कुछ और फार्मूले मिलेंगे। बहरहाल आप अब प्रकाश का अपवर्तन का एक बार से फिर से समझ लीजिए नियम क्या होता है। देखिए पहला नियम हमने बताया, आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण। ठीक है, आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण एवं आपतन में से खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। यह प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम है स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ। स्नेल ने कहा किन्हीं दो माध्यमों तथा किसी निश्चित रंग या तरंग दैर्घ्य के लिए या किसी निश्चित रंग या तरंग दैर्घ्य के लिए आपतन कोण की जा एवं अपवर्तन कोण की जा का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। यानी 2, 4, 6, 7 कुछ भी हो सकता है। नियतांक का मतलब यही होता है, फिक्स होगा। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट वैल्यू हटा के हमने क्या लिख दिया, n, और n को हम क्या लिख दिए, 1n2। क्यों लिख दिए, क्योंकि प्रकाश किरण पहले से कहाँ जा रही है, दूसरे में। और पहले से दूसरे में जा रही तो हमने दिखाया था कि वायु से जा रही है कांच में, इसलिए 1 के स्थान पर a और g के स्थान पर 2 के स्थान पर g लिख दिए। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि बेटा ये बताओ कि ये 1n2 क्या है और Ang क्या है, तो आप कहेंगे 1n2 है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। Ng क्या है, अच्छा इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। Ang क्या है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये हमारा रहा प्रकाश का अपवर्तन का नियम। ठीक है, अब हेडिंग लगाएंगे उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी या प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या कहता है, हर व्यक्ति के अपने अपने सिद्धांत होते हैं। ऐसे उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहता है कि प्रकाश की किरण को जिस मार्ग से ले जाया जाता है
उसी मार्ग से उसे वापस भी लाया जा सकता है। जैसे ये किरण ऐसे जा रही है ना, ऐसे जा रही है, फिर इसे वापस भी लाया जा सकता है, उसके मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब अगर किरण इस तरीके से जा रही है तो ऐसे वापस भी आ सकती है। ये क्या है? उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। अगर हम दो माध्यम ले लें, कितने माध्यम? दो। ये मैंने लिया है, बाय द वे मान लीजिए हमारे पास ये कांच का पृष्ठ हमने ले लिया, ये क्या लिया है? कांच का पृष्ठ। ये है हमारा I और ये है R। पहले से जा रही है दूसरे माध्यम में। पहले से कहाँ जा रही है? दूसरे माध्यम में। तो अगर यहाँ पे स्नेल का नियम लगा दें, स्नेल के नियम से उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से क्या स्पष्ट होता है? उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहता है प्रकाश के किरण को जिस मार्ग से ले जाया जाता है उसी मार्ग से उसे वापस भी लाया जा सकता है। अगर प्रकाश की किरण वायु से कांच में जा रही है तो प्रकाश की किरण कांच से वायु में भी जा सकती है। अगर प्रकाश की किरण इस तरफ से इस तरफ आ रही है तो पहले I बन रहा है फिर R। अगर प्रकाश की किरण कांच से वायु में जाएगी तो यहाँ I हो जाएगा, यहाँ पर R हो जाएगा, क्योंकि जिधर से किरण जाती है वहीं पे पहले क्या बनता है? I। क्या बनेगा? I। बात समझ में आई? तो यहाँ देखिए स्नेल के नियम से अगर प्रकाश किरण पहले वायु से कहाँ जाएगी? कांच में, तो हमारे पास सूत्र बनता है साइन I बटे साइन R। अब पहले माध्यम से कहाँ जा रही है किरण? दूसरे माध्यम में। तो स्नेल के नियम से ये फार्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा? पहले माध्यम से जा रही है दूसरे माध्यम, तो I ऊपर हो जाएगा, R नीचे। अब हम क्या करेंगे? अब इसमें से किधर जा रहे हैं? इसमें। तो देखो, तो उल्टा करो। अब हम दूसरे माध्यम से कहाँ जाएंगे? पहले माध्यम में। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा कोण है? यहाँ पर इस समय हम कोण चेंज नहीं करेंगे। फर्स्टली हमने क्या करा? उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से कहा कि प्रकाश किरण वायु से किधर जा रही है? कांच में। तो प्रकाश किरण किसमें से किसमें जा सकती है? कांच से वायु में। तो यहाँ पे साइन I बटे साइन I बटे साइन R बराबर 1n2। अब किसमें से किरण जाएगी? कांच से वायु में। तो ये हो जाएगा साइन R बटे साइन I बराबर दूसरे माध्यम से कहाँ जा रही है? तो 2n1 समीकरण 1। फिर समझिएगा, पहले से दूसरे में आई तो I ऊपर R नीचे, कोण वही है, बदले नहीं है। फिर हमने उत्क्रमणीयता का सिद्धांत लगाया, दूसरे से कहाँ पहुँचा दिया? पहले में। तो साइन R बटे साइन I दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। अब 1 और 2 का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड। लेफ्ट का मल्टीप्लाई करो, राइट का मल्टीप्लाई करो। तो साइन I बटे साइन R गुणे साइन R बटे साइन I। साइन I अपान R गुणे साइन R बटे साइन इज इक्वल टू 1n2 इंटू 2n1।
साइन आई से साइन आई, साइन आर से 1 बराबर 1n 2 इंटू 2n 1 या 1n 2 गुणे 2n 1 बराबर 1। ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। यहाँ से किसी एक चीज़ की वैल्यू निकालनी है तो 1n 2 बराबर ये भाग में चलाएगा 1/2n 1, इसकी वैल्यू निकल सकती है। अब देखो ये बात, अब हम अगर पहला माध्यम क्या ले लें और दूसरा माध्यम ग्लास, तो जहाँ 1 है वहाँ पर a रख सकते हैं, जहाँ पर 2 है वहाँ पर g रख सकते हैं। ठीक है, क्या रख सकते हैं? g। तो पहले आप लिखेंगे उत्क्रमणीयता के सिद्धांत में, लिखेंगे क्या लिखेंगे, देखो कैसे लिखना है फिर समझ लेते हैं। पहले लिखेंगे उत्क्रमणीयता सिद्धांत की परिभाषा कि प्रकाश किरण को जिस मार्ग से ले जाया जाता है उसी मार्ग से उसे वापस भी लाया जा सकता है। तो स्नेल के नियम से ये और उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से ये किसके सिद्धांत से है? उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से। उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से, नॉट आर, सिद्धांत से। ठीक है, ये किसके सिद्धांत से है? उत्क्रमणीयता, क्योंकि यह कहता है कि अगर वायु से कांच में जा रहे तो कांच से वायु में जा सकते हैं। अब इसको लिखने के बाद, परिभाषा के बाद हम 1 के स्थान पर a रखेंगे और 2 के स्थान पर, फिर हम यहाँ तो 2 माध्यम लिए हैं, इसके बाद 3 माध्यम लेंगे। वायु लेंगे, जल लेंगे, कांच लेंगे। ठीक है, वायु, जल और कांच, 3 माध्यम लेके फिर उत्क्रमणीयता का सिद्धांत लगाएंगे, देखते हैं क्या मिलता है। अब देखिए हम लोग तीसरा माध्यम लेंगे। पहला माध्यम, जैसे इसके पहले 2 माध्यम लिए थे, एक वायु लिए थे, दूसरा कांच, लेकिन इस केस में हम 3 माध्यम लेकर चलेंगे। पहला माध्यम वायु होगा, दूसरा माध्यम जल होगा और तीसरा माध्यम कांच। तो लिखिए, यदि पहला माध्यम कांच, कामा दूसरा माध्यम जल एवं तीसरा माध्यम कांच हो तो पहला माध्यम वायु होगा ना, पहला माध्यम वायु, दूसरा माध्यम जल एवं तीसरा माध्यम कांच हो तो देखिए, तो नीचे लिखेंगे स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। देखिए ये होगा, जब स्नेल का नियम लगाओगे 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1, ये हो जाएगा। अब बराबर क्या होता है? 1। जैसे 1n2 इंटू 2n1 बराबर 1 हुआ था, ऐसे जब 3 माध्यम लेंगे तो तीनों का बराबर क्या हो जाएगा? 1। यहाँ से हम 2n3 की वैल्यू निकालते हैं। 2n3 की वैल्यू निकालोगी, ये दोनों किस में चले जाएंगे? भाग में, एक के नीचे चले आएंगे, यानी 1n2 इंटू
3n1। इसे थोड़ा और मॉडिफाई करें तो ये हो जाएगा 1/1n2 इंटू 1/3n1। और हम जानते हैं कि 1n2 बराबर 1 या 2n1 बराबर 1/1n2। ये पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? अभी हमने पढ़ा था, अभी पढ़ा था 1n2 इंटू 2n1 बराबर 1। और यहाँ से जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये किस में चला जाएगा? भाग में। वही चीज़ यहाँ पे हमने किया है। तो हम इसके स्थान पर इतना लिख सकते हैं या इसके स्थान पर इतना। तो देखो यही चीज़ यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं? और इसके स्थान पे यहाँ पे ये लिख देंगे, इसके स्थान पर ये यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2n1 इंटू 1/3n1। और इसका इसमें गुणा कर दोगे आ जाएगा 2n1/3n1 और ये हो जाएगा 2n3। तो इस तरीके से भी सूत्र बन जाएगा हमारा, ठीक है ना। 2n3 बराबर 2n1/3n1। हमने दूसरे माध्यम पर क्या लिया है? दूसरे माध्यम पर क्या लिया है? जल। तो जल का मतलब क्या हुआ? वाटर। तो 2 के स्थान पर क्या लिख देंगे? WN। 3 के स्थान पे ग्लास, 2 के स्थान पे वाटर, A का मतलब एयर और 3 का मतलब ग्लास A। एक सूत्र हम ऐसा बता रहे हैं ना, उसको लगाओगे ये भूल जाओगे आप कभी कभार, लेकिन उसको कभी भूलने वाले नहीं हो ना, तो कभी उससे सवाल गलती होने वाली। अगर इस तरीके से मीडियम की सवाल आ जाएगी तो उससे कभी गलती नहीं होगी, ये याद रखिएगा आप लोग। अगर आप ऐसे लिखिए 1n2 बराबर 1n2 बराबर 1/2n1 पढ़े हैं, लेकिन 1n2 बराबर होता है n2/n1। n2/n1 दूसरे माध्यम का निरपेक्ष मान, पहले माध्यम का निरपेक्ष मान। निरपेक्ष का मतलब जो किसी के सापेक्ष ना हो उसे क्या कहते हैं? निरपेक्ष। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। जैसे कोई भी चीज़ें किसी माध्यम में नहीं होती है तो वायु में तो हो भी करती है ना, रखी होती हैं, तो उसको हम वायु मान के चलते हैं। तो इस चीज़ को हम अपने से लिख सकते हैं 1n2 बराबर ये दूसरे माध्यम का निरपेक्ष है, तो ये मान लीजिए दूसरा माध्यम किस में है? वायु में, an2 और ये भी an1। इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, याद रखिएगा। 1n2 को क्या लिख सकते हो? an2/an1। यहाँ पे क्या लगा सकते हो? a, क्योंकि जब कोई भी चीज़ कहीं नहीं होता है तो किस में रखा होता है? वायु में। किस में होता है? वायु में। कांस्टेंट वैल्यू मान के चलेंगे। तो 1n2 बराबर n2/n1। अब इसी फार्मूले से अगर हम पूछ ले कि आप बताओ कि देखो मान लीजिए हम DNW को लेते हैं, डायमंड में प्रकाश की चाल, और दूसरा क्या है? वाटर। तो यह सूत्र से n2/n1 से दूसर का ऊपर हो गया, अब पहला नीचे, दूसर का क्या है? NW डायमंड यानी वाटर का निरपेक्ष अपवर्तनांक बटे ND, और ये दोनों किस में होंगे? A में। A मतलब वायु में होंगे, क्योंकि हाँ एयर कांस्टेंट होता है, एयर हर जगह होता है। अब ये वाटर किस में रखा है? हवा में। डायमंड किस में रखा है? हवा में। तो जब ये किसी के सापेक्ष नहीं रहेंगे तो किसके सापेक्ष माने जाते हैं?
जब सवाल में ये न दिया रहे कि किसके सापेक्ष है तो हम कहेंगे वायु के सापेक्ष होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं IERT पॉलिटेक्निक में, याद रखिएगा। 1-2 क्वेश्चन हर साल इसी फार्मूले से आता है। तो ये हो गया DNW बराबर ANW बटे AND। तो जितना फार्मूला यहाँ पे लिखा है सारी चीज़ों को लिखिए आप।